This is the first lecture on the medieval history of India series, and in this video I'm going to talk about the early medieval India. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ जो इस टाइम तक रहा है। इसी के बाद आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी, तो आपको वो थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो 7th एडी तक है। 7th एडी के बाद नॉर्थ इंडिया में मिडिवल टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जो साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है वो 12th एडी तक है। ठीक है, तो 12th एडी के बाद साउथ इंडिया में मेडिवल टाइम स्टार्ट होता है। हमने लास्ट वाली सीरीज में, एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में, हमने 7th एडी तक पूरा पढ़ लिया था नॉर्थ इंडिया में, और हमने 12th एडी तक साउथ इंडिया में पढ़ लिया था। एक बार मैं आपको थोड़ा रिकैप देना चाहता हूँ। 7th एडी में पुष्यभूति डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, और जो पुष्यभूति डायनेस्टी है ये है डायनेस्टी हर्षवर्धन की, राइट। तो 7th एडी में पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है, और वहां तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें इस वीडियो में उससे आगे पढ़ना है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री थोड़ा रिकैप करवाना चाहता हूँ। हमने देखा था कि संगम एज खत्म हो गई थी 3rd एडी तक, और 3 किंगडम से चेरा, चोला, पांड्या। 3rd एडी के बाद पल्लव्स रूल करने लगे थे डेक्कन के ईस्टर्न साइड में, और इन्होंने रूल करा था 9th एडी तक। डेक्कन में वकातक्स रूल कर रहे थे 6th एडी तक, और वकातक्स के बाद चालुक्याज ने कैप्चर कर लिया था डेक्कन, और चालुक्या ने 6th एडी से 8th एडी तक रूल करा था। चालुक्याज के बाद राष्ट्रकूताज आए थे, और राष्ट्रकूताज ने रूल करा था 8 से 10th एडी तक। ये हमें देख चुके हैं ऑलरेडी। अब राष्ट्रकूताज के बाद डेक्कन में वापस चालुक्याज आते हैं, पर ये बादामी चालुक्याज नहीं होते, ये होते हैं कल्याणी चालुक्याज। ये थोड़ा बहुत रूल करते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 9th एडी तक आते आते पल्लव्स का डिक्लाइन हो जाता है, और इसके बाद छोला, जो 3rd एडी के बाद पल्लव की फेड्यूटरी बन गई थी, छोला वापस राइज होते हैं और इंपीरियल छोला अपना किंगडम बनाते हैं, और ये रूल करते हैं 12th एडी तक। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। 12th एडी के बाद अब ये वापस पांड्या कैप्चर कर लेंगे पूरा एरिया। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा नहीं है, बस हमें इतना पता है कि पांड्या ने 12th एडी के बाद छोला का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। तो इतना हम अब तक पुरानी वाली सीरीज में देख चुके हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज देखी नहीं है तो आपको पहले वो देखनी चाहिए, तभी आपको आगे का थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, 7th सेंचुरी आते आते पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन डायनेस्टी इसका डिक्लाइन हो जाता है, और उसके बाद 5 सेंचुरीज तक, 5 सेंचुरीज मतलब 500 ईयर्स, 500 ईयर्स तक इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी रही है। इसका मतलब, पॉलिटिकल डिसयूनिटी का मतलब कि इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स बनते रहे, और उन्हें कोई रिप्लेस करता रहा, फिर बनते रहे, फिर रिप्लेस करता रहा। मतलब कोई एक ऐसा किंगडम नहीं था जिन्होंने इस छोटे छोटे किंगडम्स को यूनाइट करा हो, या फिर कोई किंगडम ऐसा नहीं था जो काफी टाइम तक जिसने रूल करा हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट बना हो। तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी रही, छोटे छोटे किंगडम्स आते रहे, वो जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और ये 12th सेंचुरी तक चलता रहा है। तो 7th से 12th सेंचुरी तक इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल डिसयूनिटी नहीं थी, मतलब पूरे इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। ठीक है, इतना समझ में आता है। 12th एडी तक की साउथ इंडिया हिस्ट्री हम देख चुके हैं। हमने देखा था कि पल्लव्स फिर छोला को किंगडम एनेक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा बहुत 7th से 12th एडी तक की नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा बहुत देखना है हमें, ज़्यादा इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ये जो गैप है, इस गैप में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हम वो देखेंगे। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स है, मतलब हर्षवर्धन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स आए, जैसे कश्मीर। ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, ये वो छोटे छोटे किंगडम थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, तो ये कुछ टाइम तक ही रहे थे। पर कौन कौन से किंगडम थे हमें वो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है ना कि 5 सेंचुरी बीत चुकी और हमें यही नहीं पता कि इंडिया में कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे, और सीधा हम फिर मिडिवल हिस्ट्री में जंप कर जाए कि हाँ उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत बन गई थी। उससे पहले क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, उसके लिए थोड़ा बहुत हमें ये वाला पीरियड समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो 7th सेंचुरी के बाद कश्मीर एक इंपॉर्टेंट किंगडम था,
और ये गंधा वाला एरिया, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सिंध का एरिया इंपॉर्टेंट था। और सिंध के बाद ये गुजरात, जहाँ पे सोलंकीज रूल कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट था। गुजरात के बाद ये कन्नौज, ये भी इंपॉर्टेंट था, जो आज के उत्तर प्रदेश में आता है। अजमेर का एरिया इंपॉर्टेंट था, ये वाला। मालवा इंपॉर्टेंट था, मालवा जो प्लेट्यू एरिया था पूरा, ये वाला इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे एक किंगडम था। बंगाल में पालास रूल कर रहे थे। और असम। तो ये कुछ किंगडम्स थे जो 7th सेंचुरी के बाद रूल कर रहे थे। कौन कौन से थे वो? एक कश्मीर, एक गंधार, सिंध, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल एंड असम। ये आपको याद होने चाहिए किंगडम्स, कि ये सारे किंगडम्स है जो 7th सेंचुरी के बाद रूल कर रहे थे। 8th एडी तक आते आते जो ये कश्मीर वाला एरिया था, कश्मीर वाला जो किंगडम था, ये डोमिनेंट था। मतलब इसने कॉन्केस्ट करे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे रूल करा होगा, फिर ये वापस चला गया होगा, फिर यहाँ पे रूल करा होगा, फिर इसकी टेरिटरी को किसी और ने नेक्स्ट कर लिया होगा। तो हाँ, कश्मीर ने काफी कॉन्केस्ट करे थे इस एरिया में 8th एडी के टाइम तक, और इसका काफी डोमिनेटिंग पोजीशन थी। कश्मीर के बाद जो पालाज है बंगाल के, इसकी सुप्रीमेसी आ गई थी। जो ये पालाज है, इसने अपना रूल वेस्टर्न गैंगेटिक वैली की तरफ थोड़ा एनेक्स करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये भी थोड़े बहुत यहाँ पे गए, फिर वापस फेल हो गए, वापस आए। तो इसकी सुप्रीमेसी थी। सबसे पहले 8th सेंचुरी में कश्मीर की सुप्रीमेसी थी, फिर ये पालास की सुप्रीमेसी आ गई थी। और फिर इस पालास के बाद प्रतिहास ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। हम प्रतिहास के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किंगडम था। सो जो ये प्रतिहास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल किंगडम बन गए थे नॉर्थ इंडिया के। तो अगर हर्षवर्धन के बाद मैं आपको बताऊं कि कौन सा किंगडम सबसे पावरफुल बना था, जो थोड़ा बहुत टाइम के लिए रहा था, वो है प्रतिहास। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत प्रतिहास का देखेंगे। राष्ट्रकूटास हम देख चुके हैं। राष्ट्रकूटास हमने देखा था कि 10th एडी तक इन्होंने रूल करा था। 8 से 10th एडी तक ये रूल करते थे डेक्कन में। इन्होंने 10th एडी में अपने रेन के बिल्कुल लास्ट में आते थोड़ा नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश करी थी, बट ये फेल हो गए थे। तो ये नॉर्थ इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाए, कोशिश करी थी बट ये अल्टीमेटली फेल्ड हो गए थे। तो अब हम ये देखते हैं प्रतिहास क्या है। जो प्रतिहास है वो राजपूत का ही एक क्लैन है। हम अभी प्रतिहास के बारे में देखेंगे, बट हम ओवरऑल थोड़ा राजपूत किंगडम्स के बारे में जानते हैं। जो इनकी डोमिनेंस है, राजपूत किंगडम ये कब से रूल करने लगे? ये 7 से 8 एडी तक के बीच में इनकी डोमिनेंस हुई थी। मतलब मैंने बताया था कि 7th सेंचुरी में आते आते हर्षवर्धन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद काफी छोटे छोटे किंगडम्स थे, उसमें से एक छोटा किंगडम राजपूत किंगडम भी था। ठीक है, जो ये थोड़ा बहुत इनका डेवलपमेंट हुआ, जो इंपॉर्टेंट बने, ये 8 सेंचुरी तक आते आते बने, बट 7th सेंचुरी में भी इनका एक छोटा बहुत थोड़ा किंगडम होगा। और इनका जो रूल था, इनकी जो डोमिनेंस थी, ये 12th एडी तक रही। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 7th से 12th एडी तक के बीच में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम थे, तो वो राजपूत किंगडम्स थे। ठीक है, राजपूत किंगडम्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि ये 500 साल रहे, पांच पूरे सेंचुरी तक रहे। और जब तक मुस्लिम्स नहीं आ जाते तब तक इन्होंने ये वाली पोजीशन होल्ड करके रखी। ऑल्दो इनके बीच में ही छोटे छोटे स्टेट्स बनते रहते थे, इनके बीच में ही काफ़ी लड़ाइयाँ रहती थी, इसलिए ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी इंडिया में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी इस वाले टाइम पे 5 सेंचुरीज में। वो इसलिए ही थी क्योंकि जो राजपूत किंगडम्स थे, ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, हर टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जो ये पालास थे, पालास भी ये राजपूत थे, कभी ये लड़ते रहते थे। यहाँ पे चौहान रूल करते थे, ये लड़ते रहते थे। यहाँ पे प्रतिहास थे, ये लड़ते रहते थे। कश्मीर वाले लड़ते रहते थे। तो ये लोग लड़ते रहते थे एक दूसरे से, तो इसलिए ही कभी ये पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हो पाए, और इसलिए ही इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रही। तो इनका जो डोमिनेंस था 7th एडी से स्टार्ट हो गया था, 8th एडी तक आते आते इन्होंने अच्छे से रूल, अपना जो स्टैब्लिशमेंट है नॉर्थ इंडिया में बैठा दिया था। और 12th एडी तक इनका ये डोमिनेंस रहा था। राजपूत की सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहलाई जाएगी कि दे वर द मेन डिफेंडर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द कल्चर। अगर राजपूत नहीं होते तो हमारा जो हिंदू रिलीजन है या फिर जो हमारा कल्चर है वो पूरा खत्म हो चुका होता। मुस्लिम्स ने इन्वेड करना स्टार्ट करा था, और मुस्लिम्स अपना रिलीजन इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करते थे कि वो सामने वाले रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं रखते थे। उन्हें बस ये लगता था कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है, मतलब वो रहना ही नहीं चाहिए, उसे खत्म कर दो या फिर उसे लूट लो। सो राजपूत वर द मेन डिफेंडर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द कल्चर एट द टाइम ऑफ मुस्लिम एग्रेशन। ठीक है, यहाँ से मुस्लिम्स इन्वेड करने लगे थे,
और ये जो राजपूत किंगडम्स थे, इन्होंने ही हमारे हिंदू रिलीजन को और हमारे कल्चर को बचाया। अगर ये नहीं होते तो अब तक हमारा हिंदू कल्चर पूरा खत्म हो चुका होता। ये देखते हैं कि राजपूत थे कौन, इनकी ओरिजिन क्या है। काफी अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग थ्योरीज देखते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो सब मानते हैं वो ये है कि जो राजपूत है ये डिसेंडेंट्स है फॉरेन इन्वेडर्स एंड इंडियन क्षत्रियास के। फॉरेन इन्वेडर्स मतलब मैंने आपको लास्ट वाली सीरीज में बताया था, ग्रीक इन्वेजन हुआ था, पर्शियन इन्वेजन हुआ था, राइट। पर्शियन से आप इस्लाम याद मत रखिए, इस्लाम अभी तक बॉर्न नहीं हुआ था जब मैं ये आपको बता रहा हूँ जो इन्वेजन हुए थे। ठीक है, तो इनके जो रूलर्स आके इंडिया में रहने लगे थे उनका इंडियनाइजेशन हुआ, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी, उन्होंने क्षत्रिय क्लैन जो इंडिया में प्रोमिनेंट था उनसे अपनी इंटर मैरिज करी, काफ़ी कॉन्स्टेंटली मैरिज होती रही, उनके बेटे की मैरिज हुई, फिर उनके बेटे की मैरिज हुई, तो वो इंडियनाइजेशन होता रहा उनका, और उन्होंने कॉमन कल्चर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो ही राजपूत बन गए। तो राजपूत अगर हम देखें कॉमन वर्ड्स में, राजपूत इक्वल्स टू फॉरेन इन्वेडर्स प्लस क्षत्रिय क्लैन। तो ये थे राजपूत, मतलब राजपूत कौन कौन थे, एक तो फॉरेन इन्वेडर्स प्लस क्षत्रिय। अब इन दोनों की शादी हुई होगी, राइट, इन दोनों के जो कॉमन कल्चर थे वो अडॉप्ट इन दोनों ने करे, इनके फिर जो बेटा हुआ उसने फिर शादी करी होगी, फिर उसके बेटे ने शादी करी होगी, तो ऐसे इन लोगों का इंडियनाइजेशन होता रहा और राजपूत आए। ठीक है, सिंपल है ये तो। सो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स एंड इंडियन क्षत्रियस। Foreign invaders were Indianized and absorbed into Indian society. They became homogeneous by constant intermarriage and by adopting common customs. और जो इनकी चीफ ऑक्यूपेशन थी वो थी वॉर। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या काम था, क्षत्रिय का जो काम था वो था रूल करना, ठीक है। ऐसे ही राजपूत का जो काम था वो थी वॉर, वो हमेशा कॉन्केस्ट करते थे, वॉर करके पूरे एरिया को बचाते थे, पूरे किंगडम को बचाते थे। तो इट वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द राजपूत। बट वॉर के अलावा वो थोड़ा बहुत ट्रेड भी करते थे। राजपूत की कुछ क्लैन एग्रीकल्चर में भी गई थी और वो काफ़ी प्रॉस्परस भी थी। ऐसा नहीं था कि जो वॉर करते थे सिर्फ उनके पास अमीरी थी या फिर उनके पास ही पैसा था। जो ट्रेड करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, उन लोगों के पास भी काफ़ी पैसा था। तो अलग अलग ब्रांचेस आती रही, अलग अलग उनके काम पे एक तरीके से सब कास्ट बनती रही। जो वॉर करते थे उनकी थोड़ी अलग कास्ट हो गई, जो ट्रेडिंग करते थे उनकी थोड़ी बाद में अलग कास्ट हो गई, और जो एग्रीकल्चर करते थे उनकी थोड़ी अलग कास्ट हो गई। बट वो काफ़ी आगे आने वाले टाइम पे आएगी। अभी ये सब राजपूत थे और उनकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ऑक्यूपेशन थी। इनका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। हमने देखा है कि राजपूत के फोर्ट कितने मार्वेलस होते हैं। अगर आप कोई राजस्थान में गए तो आपने देखा होगा कि राजपूत के फोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये भी एक उनका फैक्टर था। तो अगर मैं फिर से बताऊं राजपूत किंगडम का, कि ये 7th एडी में ये थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हो गए थे, 8th एडी में आते 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 प्रोमिनेंट हो गए थे, और ये 12th एडी तक इनकी डोमिनेशन रही थी जब तक मुस्लिम्स नहीं आते थे। दे वर द मेन डिफेंडर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द कल्चर एट द टाइम ऑफ मुस्लिम मिग्रेशन। अगर ये लोग नहीं होते, ये जो राजपूत स्टेट्स नहीं होती, तो हमारा आज हिंदू कल्चर वो पूरा खत्म हो जाता। अब राजपूत थे कौन? दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन क्षत्रिय एंड फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स कौन है? मैं बार बार फॉरेन इन्वेडर्स बोल रहा हूँ, पर ये फॉरेन इन्वेडर्स है कौन? मैं आपको इंडियन हिस्ट्री की एंशिएंट वाली सीरीज में बता चुका हूँ कि ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेजन हुआ था। तो उनके जो रूलर्स थे वो इंडिया में आके सेटल हुए, उन्होंने रूल करा था, वो उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटों ने क्षत्रिय क्लैन से शादी करी, फिर उनके बेटे हुए, उनके बच्चे हुए, और होते रहे। तो ऐसे कांस्टेंट इंटर मैरिज होती रही, कॉमन कल्चर अडॉप्ट करा गया और उनका इंडियनाइजेशन हो गया, और यहीं से राजपूत क्लैन बनता है जो ये इस वाले एरिया में मोस्टली रूल करते थे। सो दे बिकेम होमोजेनियस बाय कांस्टेंट इंटरमैरेज एंड बट अडॉप्टिंग कॉमन कस्टम्स। सिंपल है। वॉर इनकी चीफ ऑक्यूपेशन थी और ये स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स भी बनाते थे, और थोड़ा बहुत ये ट्रेडिंग भी करते थे और एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत जाते थे। तो ये राजपूत किंगडम्स की हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू है। अब राजपूत में एक क्लैन आती है गुर्जर प्रतिहार। मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे पालाज रूल कर रहे थे बंगाल में, और पालाज अपनी सुप्रीमेसी लाना चाहते थे नॉर्थ इंडिया में। बट ये गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत की क्लैन थी, इन्होंने इस पालाज को रोका। इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है हरीशचंद्र, and he was the first great ruler of the Gujar Pratihars. He conquered extensive territory in Rajputana. अब ये राजपुताना क्या है? राजपुताना का मतलब द लैंड ऑफ राजपूत,
राजपूत होता क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और राजपुताना वो जहाँ पे राजपूत रहा करते थे, द लैंड ऑफ राजपूत। ये कौन सा एरिया था? ये था राजस्थान वाला एरिया, थोड़ा बहुत उसमें मध्य प्रदेश भी आता था, इतना वाला एरिया मध्य प्रदेश आता था, ये थोड़ा बहुत गुजरात आता था, और ये मालवा वाला भी थोड़ा एरिया आता था। तो ये राजपुताना था इनका। और जो हरिश्चंद्र की कैपिटल थी, हरिश्चंद्र की कैपिटल थी भीनमल। सो गुर्जर इतिहास के बारे में, दे वर द अर्लिएस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स। द important kingdom of Gujarat Itihas were the Harishchandra. He was the first great ruler and he conquered extensive territory in Rajputana. राजपुताना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 80% या 90% राजस्थान का एरिया, थोड़ा बहुत उसमें मालवा एरिया आता था, गुजरात आता था और थोड़ा मध्य प्रदेश भी आता था। और जो हरिश्चंद्र थे इनकी कैपिटल थी भीनमल। ठीक है। अब जो गुर्जर प्रतिहास थे इनकी भी अलग अलग ब्रांचेस थी, अलग अलग काम करते थे तो वो अलग अलग ब्रांचेस में जाते रहे। उनमें से एक ब्रांच ये गुजरात में रूल कर रही थी और एक ये अवंती, ये जो अवंती वाला एरिया था यहाँ पे रूल कर रही थी। इनका हमेशा कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट रहा है पालास के साथ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, पालास भी राजपूत की एक क्लैन थी और ये बंगाल में रूल कर रहे थे, और इनका कॉन्फ्लिक्ट ये राष्ट्रकूटास के साथ भी रहा है। अब बाद में ये वीक हो गए थे। तो गुर्जर इतिहास के बारे में आपको बताऊं, इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो हरिश्चंद्र थी, इनकी कैपिटल थी भीनमल और वो राजपुताना वाले एरिया में इन्होंने काफ़ी कॉन्कर्ड करा था। गुर्जर्स की भी अलग अलग ब्रांचेस थी उनकी ऑक्यूपेशन के ऊपर, एक गुजरात रूल करती थी, एक अवंती रूल करती थी। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था पालास के साथ होता रहता था और राष्ट्रकूटास के साथ होता रहता था, और बाद में ये वीक हो गए थे। अब हम देखेंगे चौहान्स के बारे में। चौहान का ये वाला एरिया था, बाद में गुर्जर प्रतिहास वीक हुए, उनके जो किंगडम था उसमें छोटे छोटे और इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते रहे, उसमें से एक था चौहान। दे वर द मोस्ट वायलेंट ऑफ द राजपूत रेसेस। वायलेंट मतलब बोल्ड या फिर ब्रेव, ब्रेवेस्ट, राइट। तो जो चौहान थे ये सबसे ज्यादा बोल्ड थे, सबसे ज्यादा ब्रेव थे। जितनी भी राजपूत रेसेस थी उनमें से सबसे ज्यादा ब्रेव, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा बोल्ड थे। इनका जो एरिया था ये अजमेर वाला एरिया था जो आज के राजस्थान में आता है। अजमेर एरिया में रूल करते थे और इन्होंने दिल्ली को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है। तो दे रूल अजमेर एंड इनका एक रूलर था, वो उनका नाम था विग्रहराज। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग एंड ही ऑक्यूपाइड दिल्ली। हम चौहान्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हम पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। चौहान्स के बाद आते थे परामर्श। जो परामर्श का एरिया था चौहान्स के यहाँ पे उनके हल्का सा नीचे था, मालवा वाले एरिया में ये परामर्श रूल करते थे। इनका जो इंपॉर्टेंट किंग था वो था भोज एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है। अब हम राजपूत के देखेंगे, उनको थोड़ा बहुत फीचर्स देखते हैं। ये कांस्टेंट फाइटिंग करते रहते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। ये चौहान थे ये तोमर के साथ लड़ते रहते थे। यहाँ पे पाला था, पाला ये लड़ते रहते थे गुर्जर प्रतिहास से। तो ये कभी पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हो पाए। इनके अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स से अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स बन चुके थे और ये टेरिटरी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और जब ये लड़ते थे तो ये खुद थक जाते थे लड़ते लड़ते। सो दे नेवर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। यहाँ से गजनविद एम्पायर बन चुका था। गजनविद एम्पायर के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और ये जब इंडिया में अटैक करेगा तो ये इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि ये इसे नहीं रोक पाते, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सो कॉन्स्टेंट फाइटिंग वीकेंड द राजपूत्स एंड दे नेवर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मुस्लिम इन्वेजन हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी इंडिया में। The lack of political foresight and constant rivalries prevented any combined opposition to the Muslim invaders। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इनकी कोई पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं थी, इनके लिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी कि इंडिया एक सिंगल कंट्री है। ऐसी कोई कॉन्शियस नहीं थी, इन्हें बस एरिया एक्सपैंड करना था अपना। इन्हें ये नहीं दिखा कि बाहर से मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे हैं और वो आके सब कुछ इनका रिलीजन खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे और उसके लिए पॉलिटिकली यूनाइट हो जाए। इन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा, इनकी एक दूसरे से ही लड़ाई रहती थी और उसी के चक्कर में बाहर वाले आए और इनका बाजा बजा के चले गए। तो 12th AD तक ये राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे। कभी पहले गुर्जर प्रतिहास रूल कर रहे थे, फिर चौहान आएंगे, तो ऐसे ऐसे ये लोग रूल कर रहे थे। अब हम देखेंगे 12th AD के बाद क्या हुआ।
ट्वेल्थ एडी के बाद इंडिया में क्या हुआ, उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। फिर से हम देखेंगे इस्लाम का बर्थ कैसे हुआ। तो जो इस्लाम रिलीजन है, ये आपको पता होगा कि ये मैका में बॉर्न हुआ था। मैका एक जगह है अरब में, अरेबिया है, ये पूरा अरब पेनिनसुला है, और यहाँ पे मैका का बॉर्न हुआ था। इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद, ये भी आपको पता है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ, और जब इन्होंने अपनी आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा, तो मक्का में जो पहले से लोग रहते थे उनका रिलीजन कुछ और होगा, उन्हें वो आइडियाज़ पसंद नहीं आए, और उसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद के यहाँ पे दुश्मन बन गए। ऐसा क्रिश्चियनिटी के साथ भी हुआ था। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो जब जीसस क्राइस्ट अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर रहे थे, उस जहाँ पे जिस जगह वो कर रहे थे वहाँ पे पहले से ही कोई और रिलीजन था, और जब उन्होंने प्रोपगेशन अपना स्टार्ट करा तो जिनका वो पुराना रिलीजन था उन्हें वो उनके आइडियाज़ पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उनके काफ़ी असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स भी हुए। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश करी, बट यहाँ के लोगों को वो आइडियाज़ पसंद नहीं आए, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद को मैका से माइग्रेट होना पड़ा मदीना की तरफ। यहाँ पे उनके काफ़ी दुश्मन बन गए थे, और उसकी वजह से इन्हें मदीना में माइग्रेट होना पड़ा। So his teachings made the wealthy people of Mecca his enemies, and he had to migrate from Mecca to Medina in 622 AD। ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि 622 AD में ये मदीना में गए थे। अगर आज के कार से अगर हम ट्रैवल करें कार से, तो ये सिर्फ 4 घंटे का रास्ता ही है, बट उस टाइम पे पैदल चलते थे, तो हाँ काफ़ी टाइम लगा होगा पहुंचने में। और जो ये इनकी जर्नी थी, जो 622 एडी में मक्का से मदीना की तरफ गए थे, यहीं से मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट होता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये मुस्लिम कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट होता है, और मुस्लिम एरा भी स्टार्ट होता है। मुस्लिम एरा को हम बोलते हैं हिजड़ा। हिजड़ा वैसे आज के ट्रांसजेंडर्स को भी बोलते हैं, बट वही हम मुस्लिम एरा को भी बोलते हैं। तो जो ये टाइम था मक्का से जो मदीना में इन्होंने ट्रेवल करा, इसे हम मुस्लिम एरा या फिर मुस्लिम कैलेंडर बोलते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है, उसे हम हिजरा बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर एंड द मुस्लिम एरा कॉल्ड हिजरा। यहाँ पे मदीना में वो 8 साल तक रहे। 8 साल बाद वो वापस मक्का में रिटर्न होते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, और वो अपना रिलीजन को काफ़ी अच्छे से प्रोपोगेट करते हैं। 632 एडी आते आते प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। मक्का से वो मदीना गए थे, 8 साल बाद वो वापस आए, वापस मक्का। वहाँ पे इन्होंने अपने रिलीजन को काफ़ी अच्छे से प्रोपोगेट करा, और 632 एडी आते आते उनकी डेथ हो जाती है। मक्का से जब ये मदीना गए थे, यहाँ पे जो 622 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मुस्लिम एरा या फिर मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम हिजरा भी बोलते हैं। अब जो ये प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स थे, उन्होंने पूरा यहाँ पे एम्पायर बना दिया। ये आपको पूरा एम्पायर दिख रहा है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स ने बना दिया। तो और इस एम्पायर को बोलते थे कैलिफेट। खलीफा, खलीफा आपने सुना होगा नाम, बुर्ज खलीफा और ये सब। जो खलीफा वर्ड है, ये इसी कैलिफेट से आया है। अब जैसे हमने जैनिज्म में देखा था कि जैनिज्म में भी 2 ब्रांचेस बन गई थी, क्योंकि 2 लोगों के, 2 रिलीजियस लीडर्स के अलग अलग थोड़ी थिंकिंग थी। वैसे ही हम इस्लाम में भी देखेंगे, इस्लाम में भी 2 ब्रांचेस बन जाती है। एक होते उमायद और एक होते अब्बासिद। ये दोनों ही कैलिफ्स होते हैं, एक उमायद कैलिफ और एक अब्बासिद कैलिफ। और ये अपना रूल, अपना रिलीजन लड़ाई से आगे बढ़ाएंगे। सो दे एक्सपैंडेड देयर रूल बाय कॉन्क्वेस्ट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन इस्लाम। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे रिलीजन इस्लाम को प्रोपोगेट करा, और कैसे कैसे इस्लाम इंडिया में आया। सबसे पहले हम देखेंगे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, और ये 8 एडी में हुआ था। 7 एडी में इस्लाम बना था, और उसके कुछ टाइम बाद ही इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट करा था। तो 712 एडी मोहम्मद कासिम नाम के एक जेंटलमैन थे, और इन्होंने इस सिंध वाले एरिया को इन्वेड कर दिया था। तो जो मोहम्मद कासिम थे, ये उमायद किंगडम के कमांडर थे। मैंने आपको बताया ना, 2 किंगडम्स थे, 2 कैलिफेट थे, एक तो अब्बासिद कैलिफेट और एक उमायद कैलिफेट। तो जो उमायद कैलिफेट थे, उसमें एक जेंटलमैन थे मोहम्मद कासिम। इन मोहम्मद कासिम ने
इस वाले एरिया को, इंडिया में जो सिंध वाला एरिया है, यहाँ पे इन्वेड कर दिया था। और इन्होंने दाहिर दाहिर एक किंग थे सिंध के, इनके साथ लड़ाई करी और उन्हें मार डाला। इनकी कैपिटल थी आरोर। मोहम्मद कासिम ने दाहिर की कैपिटल आरोर को अपने एरिया में, पूरे अरब किंगडम में एनेक्स कर लिया था। So he defeated and killed Dahir, the ruler of Sindh, in a well-contested battle. Capital Aror was captured. उसके बाद ये मुल्तान वाले एरिया में भी आगे बढ़े और मुल्तान को भी अपने एरिया में एनेक्स कर लिया। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करी, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करी। मतलब वो लोग अब यहाँ पे रूल करने लगे थे। अब ये पूरा जो सिंध वाला एरिया है, ये अरब की प्रोविंस हो गई थी, राइट। ये उमायद किंगडम अरब में था, उमायद किंगडम की ये प्रोविंस हो गई थी। जो यहाँ के लोग थे, इस पूरे सिंध के एरिया के लोग थे, उन्हें मुस्लिम्स बोलने लगे थे ज़मीज़। एंड ज़मीज़ का जो मतलब होता है, उसका मतलब प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स। ऑल दो दे, जो मोहम्मद कासिम थे, वो इनके लोगों की जो रिलीजन है, उनकी जो लाइव्स है, उसमें अभी तक इन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट नहीं करा था। वो जो इंटरफेरेंस होगा बहुत बाद में आके होगा, अब अभी हम देखेंगे कैसे होगा। बट मोहम्मद कासिम ने वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट नहीं करा था। ना वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई इंटरफेयर करते थे, ना उनकी वो लाइफ में इंटरफेयर करते थे। उसके बाद इन मोहम्मद कासिम को वापस कैलिफ ने बुला लिया, ठीक है। उमायद कैलिफ से थे, तो उमायद कैलिफ वालों ने बुला लिया था। तो ये था अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो 712 एडी में मोहम्मद कासिम आए सिंध में। ये उमायद जो कैलिफेट है उसके कमांडर थे। इन्होंने दाहिर के साथ लड़ाई करी और उसे मार डाला। दाहिर सिंध के रूलर थे और आरोर यहाँ की कैपिटल थी, उसे एनेक्स कर लिया। आरोर से वो फिर मुल्तान गए, वहां पे भी उन्होंने एनेक्स कर लिया सब कुछ। और इस पूरे सिंध को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर करा सही से। यहाँ के जो लोग थे उन्हें जिमीज का स्टेटस दिया गया। जिमीज का मतलब होता था प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स। मोहम्मद कासिम इन लोगों की लाइव्स और प्रॉपर्टी पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते थे और बाद में उन्हें कैलिफ में वापस बुला लिया था। सो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? इट वाज मोहम्मद कासिम एंड ही बिलोंग टू द उमायद किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हु रियली इन्वेडेड इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम पर्सन, फर्स्ट मुस्लिम कमांडर हु इन्वेडेड इंडिया, इट वाज मोहम्मद कासिम। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि अरब पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि इंडियन कल्चर का डिफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंध में इंडियंस रहते थे, हिंदू रिलीजन वाले। वहाँ से मुस्लिम्स आए जिनका रिलीजन था इस्लाम। अब इस्लाम की कुछ बातें, हिंदू की कुछ बातें, इन दोनों का इन्फ्यूजन होगा और एक अलग ही कल्चर आएगा फिर। सो रिजल्टेड इन द डिफ्यूजन ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड। बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स आते थे अब सिंध, क्योंकि अब सिंध अरब की एक प्रोविंस बन गई थी। तो बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स सिंध को विजिट करते थे। वहाँ की जो मेडिसिन थी सिंध की या फिर इंडिया की, हम मेडिसिन थी जो एस्ट्रोनॉमी थी, अरब या फिर मुस्लिम्स इतने ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गए थे कि हिंदू जैसे कैसे कर पाते थे। तो वो उन्होंने इंडियन मेडिसिन, इंडियन एस्ट्रोनॉमी को अलग अलग देशों में प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा अरब के थ्रू, ठीक है। वो इंडिया से ले जाते थे वो सारी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन या फिर एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी, इंडिया से ले जाके अलग अलग यूरोप तक वो प्रोपोगेट करते थे। द इंडियन न्यूमरल्स इन द अरेबिक फॉर्म वेंट टू यूरोप थ्रू देम। जो इंडियन न्यूमरल्स थे उन्होंने मुस्लिम से उन्हें अरेबिक फॉर्म में कन्वर्ट करा और यूरोप में प्रोपोगेट करने लगे। अब सिंध एक अरब एम्पायर का पार्ट हो गया था और इनफ्लो ऑफ इंडियन नॉलेज वाज ग्रेट, ठीक है। जो इंडियन नॉलेज बाहर जा रही थी या फिर आ रही थी, वो काफी बढ़िया चली थी। मतलब कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा था हिंदू और इस्लाम का। जो मोहम्मद कासिम थे वो थे उमायद कैलिफेट के, और जो उमायद कैलिफेट है 750 एडी तक आते आते खत्म हो जाता है। उसके बाद अब्बासिद कैलिफेट अपना पूरा ये एरिया बना लेते हैं, राइट। ये पूरा एरिया ये अब्बासिद कैलिफेट का हो जाता है। तो उमायद कैलिफेट 750 एडी तक खत्म हो जाता है और फिर 750 एडी से यहाँ से ये अब्बासिद कैलिफेट रूल करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 9th एडी तक आते आते जो ये अब्बासिद कैलिफेट है इसका भी डिक्लाइन हो जाता है और उसमें से ये छोटे छोटे अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते हैं। यहाँ पे रिलीजन क्या है? रिलीजन तो अभी भी इस्लाम है,
पर जो ये कैलिफेट है, ये पूरा जो एम्पायर था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। So the Turkish governor established independent kingdoms and the caliph became only a ritual authority. जो ये कैलिफ थे, हमने देखा था ना, दो टाइप के कैलिफ थे, एक अब्बासिद और एक उमायाद। तो जो ये कैलिफ थे, ये सिर्फ एक रिचुअल अथॉरिटी बन चुकी थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी ये खत्म हो जाती है इनकी, और छोटे छोटे किंगडम्स इनके पूरे कैलिफेट में से निकलते हैं। अब उन्हीं में से एक टर्किश गवर्नर थे, अल्पटिजन, जिनकी कैपिटल थी गजनी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अल्पटिजन एक टर्किश गवर्नर थे और उनकी कैपिटल थी गजनी। और इस अल्पटिजन के जो सक्सेसर थे या फिर सन इन लॉ थे, उनका नाम था सबुक्तगिन, और उनका काफी मन था इंडिया को कॉन्कर करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्पटिजन। ये टर्किश गवर्नर थे जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम अपने एस्टैब्लिश करा था। इनके जो सक्सेसर थे वो उनका नाम था सबुक्तगिन, और इनका ड्रीम था इंडिया को कॉन्कर करने का, और उन्होंने करा भी। ही सक्सीडेड इन कैप्चरिंग पेशावर फ्रॉम जयपाल। जयपाल एक रूलर थे और वो पेशावर में रूल कर रहे थे, और इन्होंने सबुक्तगिन ने इंडिया में इन्वेड करा और पेशावर जयपाल से एनेक्स कर लिया, कॉन्केस्ट कर लिया। अब सबुक्तगिन के बेटे थे महमूद। इन्हें हम महमूद ऑफ गजनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गजनी के बिलोंग करते थे, गजनी से बिलोंग करते थे। सो महमूद ऑफ गजनी, जिनका रेन 997 से 1030 एडी तक का था, मतलब 1030 से 11th एडी तक। ये बोला जाता है कि इन्होंने 17 रेड्स करी है इंडिया में, और उस टाइम पे जो ये पूरा नॉर्थ इंडिया था वो छोटे छोटे हिंदू स्टेट्स में बटा हुआ था। तो जो महमूद ऑफ गजनी है, इनका जो एम था वो इंडिया में रूल करने का नहीं था। उनका बस ये एम था कि ये इंडिया में आए और जो इंडिया के रिच टेम्पल्स है या फिर रिच सिटीज है उन्हें प्लंडर करके उन्हें लूट के चले जाए। तो एक टाइप के ये सिर्फ लुटेरे थे और कुछ नहीं थे। So he is said to have 17 raids in India. At that time, North India was divided into a number of Hindu states. आप ये देखिए, ये पूरा गजनाविद एम्पायर बन चुका है। ठीक है, इनके जो फादर थे सबुक्तगिन, वो ऑलरेडी पेशावर में यहाँ पे अटैक कर दिए थे और उन्हें अपनी गजनाविद एम्पायर की टेरिटरी बना दिया था। अब इनके बेटे जो महमूद है, ये आते हैं इंडिया में और 17 रेड्स करते हैं। इस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंट किंगडम थे वो कन्नौज था, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मालवा और बुंदेलखंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो महमूद के टाइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे। हमने देखा था कि महमूद के फादर सबुक्तगिन ने जयपाल को हरा दिया था और पेशावर उनसे एनेक्स कर लिया था। अब जयपाल के बेटे आनंद पाल ये लड़ेंगे महमूद से, मतलब बाप बाप से लड़ा, बेटा बेटे से लड़ेगा। तो आनंद पाल लड़ेंगे महमूद से और महमूद आनंद पाल को हरा देता है बैटल ऑफ वाई हिंद में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ वाई हिंद, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। पेशावर के पास हुई थी बैटल और 1008 एडी में हुई थी। इसमें महमूद आनंद पाल को हरा देते हैं और पूरा एरिया ये एनेक्स कर लेता है, पेशावर वाला। उसके बाद इन्होंने और भी रेड करी और इनका जो एम था वो सिर्फ प्लंडरिंग द रिच टेम्पल्स इन सिटीज ऑफ इंडिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनके कुछ रेड देखते हैं। नागरकोट पंजाब हिल्स के पास पड़ती है, वहां पे इन्होंने रेड करी। थानेश्वर के पास इन्होंने रेड करी जो दिल्ली के पास पड़ता है। इन्होंने मथुरा जो होली सिटी मानी जाती थी वहां पे भी रेड करी और वहां से इन्होंने कन्नौज पे भी अटैक करा। मतलब ये अब गैंगेटिक वैली, डीप गैंगेटिक वैली तक घुस गए थे और रेड करते रहते थे। फिर उसके बाद इन्होंने ये गुजरात में रेड करी, जहां पे सोलंकीज रूल कर रहे थे, यहाँ पे ही भी रेड करी। और ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रेड मानी जाती है, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रेड। ये लास्ट रेड भी थी। इसमें इन्होंने क्या करा, ये मुल्तान से निकले थे, मुल्तान यहाँ पे ही था, यहाँ से मुल्तान से निकले थे और ये राजपुताना को क्रॉस करते करते इस गुजरात को गए। वहां पे सोलंकी किंग भीमदेव वन थे और महमूद ने भीमदेव वन को हराया और पूरा एरिया प्लम्बर्ड कर दिया। और यहीं की बात है, सोमनाथ का जो फेमस टेम्पल था, अभी भी जो सोमनाथ का फेमस टेम्पल है, उसे पूरा तोड़ के वहां से अच्छे अच्छे सारे गहने लेके निकल गए थे। देन ही रिटर्न थ्रू द सिंध डेजर्ट। तो ये आए राजपुताना पूरा यहाँ से होते हुए आए थे। सोलंकी जो किंग थे भीमदेव वन, उन्हें हराया और सोमनाथ का फेमस टेम्पल लूट के चले गए।
और फिर ये सिंध डेजर्ट से होते होते वापस अपने गजनविद एम्पायर में चले गए। सो महमूद ऑफ गजनी के फादर का नाम था सबुक्तगिन, और उन्होंने पेशावर को कैप्चर कर लिया था जयपाल को हरा के। उनके बेटे जो महमूद थे, इन्होंने 17 रेड्स इंडिया में करी थी। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ वेस्टर्न पे यहाँ पे था हिंदू शाही किंगडम, और जो पंजाब से काबुल तक का था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम पे कनौज, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मालवन, बुंदेलखंड। जयपाल के बेटे आनंदपाल लड़ेंगे महमूद से, जिसमें महमूद आनंदपाल को हरा देते हैं बैटल ऑफ वाई हिंद में, और ये पेशावर में के पास बैटल होती है। ये आगे भी रेड करते रहेंगे, और इनका जो एम था वो रिच टेम्पल्स और रिच सिटीज को लूटना होता था। ये सिर्फ एक लुटेरे थे और कुछ नहीं। इन्होंने नागरकोट को लूटा था, पंजाब हिल्स के पास पड़ता है। थानेश्वर को लूटा था, दिल्ली के पास। इन्होंने मथुरा, जो होली सिटी मानी जाती है, उसे भी लूटा था, और कन्नौज पे अटैक भी करा था। उसके बाद जो इनकी लास्ट रेड थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रेड थी, वो थी गुजरात की। ये मुल्तान से निकले थे, पूरा राजपुताना इन्होंने क्रॉस करा था, और गुजरात में आके आके सोलंकी किंग थे भीमदेव वन, उन्हें हराया और पूरी गुजरात को लूट लिया। उसके साथ फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ भी इन्होंने लूट के चले गए। उसके बाद ये सिंध डेजर्ट से होते हुए वापस अपने गजनी चले गए। जो महमूद ऑफ गजनी थे, ये सिर्फ एक रेडर तो थे ही, बाकी इन्होंने एक एम्पायर बनाया था जो पंजाब से स्टार्ट होता था और कैस्पियन सी वेस्ट में वहां तक जाता था। ऊपर ये स्टार्ट होता था समरकंद से, और गुजरात में ये खत्म हो जाता था। ये साउथ आएगा, मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा इसे। तो ये एक रेडर तो थे ही, ये एक लुटेरे थे, बट इन्होंने एक एम्पायर भी खड़ा करा था जो पंजाब, जो इंडिया में काफी कम था, ऑल्दो इन्होंने इंडिया में काफी डीपली पेनिट्रेट करा था। मथुरा, कन्नौज तक इन्होंने ये लूट के गए थे, बट फिर भी इन्होंने उन एरिया को एनेक्स नहीं करा, क्योंकि इनका सिर्फ मेन पर्पस लूटना था, रूल करना नहीं था। इन्होंने बस पंजाब, जो पहले ही अरब एम्पायर में आता था, राइट, तो पंजाब को अपना एम्पायर वहां पे बना दिया था, और कैस्पियन सी वेस्ट तक, यूरोप के पास जो है, वहां तक ये रूल करते थे। ऊपर समरकंद से गुजरात गुजरात तक इनका किंगडम था। इनके जो एम्पायर था उसे गजनाविद एम्पायर कहते थे, और ये आज के पर्शिया, ट्रांस ऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब एरिया में आता है। ऑल्दो ये लुटेरे थे, बट ही वॉज कंसिडर्ड द हीरो ऑफ इस्लाम, पता नहीं क्यों। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। अब हम थोड़ा बहुत इनके लिटरेचर के बारे में देखते हैं। फिरदौसी एक फेमस पोएट थे, और वो इनकी कोर्ट में थे। उन्होंने लिखी थी शाहनमा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक अलबेरूनी थे, ये भी काफी फेमस पोएट थे। इन्होंने लिखा था किताब ए हिंद, यह है किताब ए हिंद। किताब ए हिंद अलबेरूनी ने लिखी थी। ये दोनों वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। शाहनमा लिखी थी फिरदौसी ने, और किताब ए हिंद लिखी थी अलबेरूनी ने। अब जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो ये थी कि ये तो लूट के चले गए सब कुछ, महमूद ऑफ गजनी सब कुछ लूट के चले गए, बट इन्होंने एक रास्ता खोल दिया था आगे टर्क्स के लिए और अफगान के लिए, कि आओ इंडिया में कॉन्केस्ट करके चले जाओ। तो ही पेव द वे फॉर द टर्क्स एंड अफगान फॉर फर्दर कॉन्केस्ट। इन्होंने पूरा एक रास्ता खोल दिया था टर्क्स के लिए और अफगान के लिए, अब तुम इंडिया में आके अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकते हो। सबको पता चल गया था कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो बहुत वीक है। वहाँ पे जो ये राजपूत किंगडम्स है वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, तो इंडिया को लूटना बहुत आसान है। जब ये ही महमूद ऑफ गजनी ही इंडिया में आके 17 रेड्स कर चुके हैं और वापस जा भी चुके हैं सारा सोना लेके, तो कोई भी आ सकता है। तो ये बात महमूद ऑफ गजनी ने पूरे ऊपर के जितने भी मुस्लिम्स हैं सबको बता दी थी। So he drained the resources of India by his repeated raids and deprived India of a manpower. इन्होंने इतने सारे रेड करे थे कि इंडिया के जितना भी सोना था ये सब लूट के चले गए थे, और लूटने के अलावा इन्होंने यहाँ पे आके काफी आतंक काटा था। यहाँ पे इन्होंने मारा था लोगों को, हिंदूज को खत्म करा था, उनके टेम्पल्स बर्न करे थे, घर खत्म करे थे। तो इंडिया की मैन पावर भी इन्होंने खत्म करी, और इंडिया का जो पैसा था वो भी लेके चले गए। अब हम देखेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। मोहम्मद घोरी एक फ्यूडल लॉर्ड थे सबसे पहले, ठीक है। तो जो महमूद ऑफ गजनी थे उसके अंडर में मोहम्मद घोरी सिर्फ एक छोटे से फ्यूडल लॉर्ड थे, बट जैसे ही गजनी की डेथ होती है, महमूद ऑफ गजनी की डेथ होती है, ये मौके का फायदा उठाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो इनका वो एरिया था उसे इंडिपेंडेंट कर देते हैं महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद, और अपना एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं जिसे बोलते हैं घोरिद एम्पायर। घोरिद एम्पायर से पहले क्या चल रहा था? गजनाविद एम्पायर।
गजनाविद एम्पायर से पहले क्या चल रहा था? अरब एम्पायर। अरब एम्पायर में दो कैलिफेट थे, एक अब्बासिद और एक उमायाद। ठीक है, तो अब ये अपना घोरिद एम्पायर इस्टेब्लिश कर देते हैं महमूद ऑफ गजनी के बाद। तो गजनाविद एम्पायर के बाद सीधा ये घोरिद एम्पायर आता है। अब गजनी जो पूरा एरिया था उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और जब वहां पे वो अच्छे से स्टैब्लिश हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, फिर इनका जो अटेंशन होता है यहाँ से अब वो इंडिया की तरफ आएगा। 1175, अब देखिए ये 12th एडी स्टार्ट हो, 12th एडी खत्म होने वाली है। 1175 ये मुल्तान को कैप्चर करते हैं। मुल्तान किसके अंडर में था? मुल्तान अब इससे पहले गजनाविद एम्पायर में था। तो ये मुल्तान को कैप्चर करते थे और यहां से पूरे सिंध को एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहां से फिर वो आगे की अपनी सब्सिक्वेंट एक्सपीडिशन सोचेंगे। 1186 में ये पंजाब वाले एरिया को पूरा एनेक्स कर लेते हैं, इस वाले एरिया को। और यहाँ पे एक रूलर थे खुसरू मलिक, जो गजनाविद एम्पायर के एक रूलर थे, उन्हें अटैक करके उन्हें मार के उनकी पूरी जो एरिया था उसे एनेक्स कर लेते हैं। और यहाँ से फिर अब ये दिल्ली की तरफ जाएंगे। और दिल्ली में कौन थे दिल्ली के पास? चौहान्स। अभी हम जब चौहान्स के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि इनका जो एरिया था अजमेर था, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैप्चर कर ली थी चौहान्स ने, राइट। तो अब ये दिल्ली की तरफ जाएंगे जहाँ पे चौहान्स था। और जब ये चौहान्स से के पास जाते हैं तो फिर वॉर होती है द बैटल ऑफ तराइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसके ऊपर अभी ये नई मूवी भी बनी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की मूवी। तो फिर से एक बार बताता हूँ मैं मोहम्मद घोरी के बारे में। ये एक फ्यूडल लॉर्ड थे महमूद ऑफ गजनी के अंडर में। महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना घोरिद एम्पायर इस्टेब्लिश कर देते हैं। इससे पहले गजनविद एम्पायर होता है और वो उसे ख़त्म करके अपना घोरिद एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले ये पूरे गजनी को अपने कंट्रोल में लेते हैं और वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं सही से। जब वहाँ पे वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो इनका टेंशन इंडिया में आता है। इंडिया में सबसे पहले मुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं। मुल्तान गजनाविद एम्पायर के अंडर में ही था पहले। मुल्तान को कैप्चर करते हैं और उसके बाद सिंध को पूरा कैप्चर कर देते हैं। 1986 आते आते ये पंजाब को अटैक करते हैं और खुसरो मलिक, जो गजनाविद एम्पायर का ही एक रूलर था, उसे हार के से मार के उसकी भी एरिया को अपने घोरिद एम्पायर में एनेक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब ये चौहान किंगडम की तरफ बढ़ेंगे। चौहान किंगडम था दिल्ली में। अब होती है बैटल ऑफ तराइन। जो बैटल ऑफ तराइन थी, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, ये घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें कुछ और भी राजपूत किंगडम्स इन्वॉल्व थे, वो हम देखेंगे कौन कौन से। तो जब नॉर्थ इंडिया में जो प्रिंसेस थे, हिंदू प्रिंसेस थे, जब उन्हें पता चला कि घोरी अब दिल्ली पे अटैक करने वाला है, उसने पूरा सिंध को ये एनेक्स कर लिया था और अब वो दिल्ली पे अटैक करने वाला है, तो उन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई और उसका जो कमांडर था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के कमांड में उनके नीचे एक कॉन्फेडरेसी बढ़ाई, जिससे वो मोहम्मद घोरी को अटैक रोक पाए, जैसे हरा पाए। और उन्होंने करा भी। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, इस कॉन्फेडरेसी ने पृथ्वीराज चौहान के अंडर में घोरी को हरा दिया था और ये दिल्ली के पास हुई थी, थानेश्वर। ठीक है, घोरी क्या करता है? घोरी काफी ह्यूमिलेट फील करता है और वो अगले साल फिर आता है लड़ने, और अगले साल वो और भी ज्यादा लोगों के साथ आता है लाहौर में। दूसरी बैटल ये लाहौर में हुई थी। पेशावर से ये आता है और वहां पे इसने पृथ्वीराज की आर्मी को पूरा खत्म कर दिया था। पृथ्वीराज को पकड़ा और उसे मार डाला। और ये जो बैटल हुई थी ये 1192 में हुई थी। तो दिस वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसकी विक्ट्री हुई थी, तो आपको आंसर देना है पृथ्वीराज चौहान की। बट अगर ये पूछा जाए कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुई थी, उसमें किसकी विक्ट्री हुई थी, तो उसमें आपको आंसर देना है मोहम्मद घोरी की। ठीक है, तो इट वॉज अ डिसिसिव बैटल एंड मेजर सेटबैक फॉर राजपूत। अब जो राजपूत की जो प्रेस्टीज थी, रॉयल प्रेस्टीज, वो पूरी टूट चुकी थी। मोहम्मद घोरी ने राजपूत को पूरा क्रश कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था ना, राजपूत का जो डोमिनेशन था वो 12th एडी तक ही रहा था। वो यही था, मोहम्मद घोरी ने आके पूरा राजपूत का डोमिनेशन खत्म कर दिया था। And it was the first Muslim kingdom that was formally established in India at Ajmer, and new era in the history of India began.
इससे पहले हमने देखा था कि अरब एम्पायर था, अरब एम्पायर में मोहम्मद कासिम ने इन्वेड करा था, ठीक है, बट वो इंडिया के तब मेन इंडिया के थोड़ा बाहर ही था, ठीक है। उसके बाद गजनविद एम्पायर आया, उसके बाद घोरेद एम्पायर जो ये आया, ये फर्स्ट एम्पायर हुआ इंडिया में मुस्लिम्स का। तो द फर्स्ट मुस्लिम किंगडम वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने अजमेर तक आया था, ठीक है। जो गजनविद एम्पायर था, हमने देखा था कि उनका जो किंगडम था पंजाब से स्टार्ट होता था और कैस्पियन सी तक जाता था, तो इंडिया में डीपली पेनिट्रेटेड नहीं था। ऑल्दो उन्होंने प्लंडर करे, पर इंडिया में डीपली उन्होंने रूल नहीं करा। पर घोरी ने घोरी ने इंडिया के बिल्कुल डीपली दिल्ली तक हरा के बिल्कुल, और कन्नौज की साइड जाके पूरे एरिया को एनेक्स कर लिया था और वहां पे वो रूल करते थे। सो इट वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इट वाज अ घोरिद एम्पायर, द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर दैट रूल्ड इन इंडिया। यहीं से इंडिया की एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहीं से मिडिवल हिस्ट्री असली में स्टार्ट होती है। तभी इस चैप्टर का नाम है अर्ली मिडिवल पीरियड। अब इसके बाद पूरा मिडिवल पीरियड हम पढ़ेंगे। उसके बाद घोरी वापस गजनी वापस लौटते हैं और अब इस एरिया में इंडिया में अपना एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐबक कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन इंडिया बाय ऑक्यूपाइंग प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड मेरठ, ठीक है। ये लोग अजमेर में थे, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था, मेरठ को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब 1193 में घोरी वापस आते हैं इंडिया में, उन्होंने फिर से इन्वेड करते हैं और जयाचंद्र एक रूलर थे गहादवल के, ये कन्नौज के पास एक जगह पड़ती है, उसे जयचंद को बैटल ऑफ चंदवार में ये हरा देते हैं और पूरे कन्नौज को ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो पूरे कन्नौज में अब मुस्लिम का रूल होता है। पूरे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश के पास आता है, वहां पे मुस्लिम इन्वेड कर देते हैं। तो जो बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर थी, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इंडिया। जो ये घोरी थे, ये टर्किश थे, और इन दो बैटल्स में हारने के बाद इंडिया में टर्किश रूल आ जाता है। यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं बैटल ऑफ तराइन। ये हुई थी घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। घोरी ने पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में घोरी को हरा दिया था, जो 1191 एडी में हुई थी। घोरी अगले साल वापस आते हैं और ये लाहौर में दूसरी बैटल करते हैं, बैटल ऑफ तराइन 2, और उसमें वो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये राजपूत के लिए काफ़ी डिसीसिव बैटल होती है और राजपूत इसके बाद पूरा ख़त्म हो जाते हैं। ऑल्दो कुछ राजपूत स्टेट्स इसके बाद भी चलते रहे, बट वो मुस्लिम्स के अंडर में आते थे। फिर इस बैटल के बाद इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इस्टेब्लिश हो गया था अजमेर में, और यहाँ से इंडिया की एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होती है। घोरी वापस गजनी चले जाते हैं और अपने फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी की पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, दिल्ली और मेरठ को कैप्चर करके। 1193 में घोरी फिर आते हैं और जयचंद्र को हरा देते हैं बैटल ऑफ चंदावर में, और कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कन्नौज में अब सिर्फ मुस्लिम रूलर होता है। और बैटल ऑफ तराइन और चंदावर के बाद, इन दोनों बैटल्स में हारने के बाद, इंडिया में टर्किश रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से इंडिया में मुस्लिम्स आए थे। अब हम देखेंगे कि हिंदू किंगडम हारे क्यों, क्या क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ये राजपूत सारे हार गए, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले दे लैक यूनिटी, दे वर डिवाइडेड बाय फैक्शंस। वो आपस में ही लड़ लड़ के अपने आप को इतना थका देते थे कि वो दूसरे से लड़ ही नहीं पाते थे। तो दे एग्जॉस्टेड ऑन अनदर बाय देम म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। उनके बीच में इतनी सारी लड़ाई रहती थी। जो पालास थे बंगाल के, वो लड़ते रहते थे गुर्जर प्रतिहार से, चौहान्स लड़ते रहते थे, और सोलांकी जो गुजरात में रूल करते थे वो लड़ते रहते थे, ये लोग राष्ट्रपिता से लड़ते रहते थे। तो कॉन्स्टेंटली म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इसमें। इसकी वजह से ये अपने आप को लड़ लड़ के एग्जॉस्ट कर देते थे और एक कॉमन एनिमी से लड़ नहीं पाते थे। इसके अलावा मैनू हिंदू स्टेट्स वर डिक्लाइनिंग इन पावर। जो उनके मिलिट्री मेथड थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, इसलिए बोलते हैं कि टाइम के साथ हमेशा बदलना चाहिए। उनके जो मिलिट्री मेथड थे वो सारे पुराने थे, ठीक है। वो लोग अभी भी एलिफेंट्स पे वॉर करते थे। कैवलरी थी, पर कैवलरी इतनी नहीं थी जितनी मुस्लिम्स के पास थे। मुस्लिम्स के पास अरब के हॉर्सेस थे, राइट, एंड दे वर फास्ट एज कम्पेयर टू एलिफेंट्स। और इसी की वजह से उनके पास एक बेटर मिलिट्री इक्विपमेंट थे और बेटर मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियंस को हरा दिया था। मुस्लिम सोल्जर्स की बेटर ऑर्गेनाइजेशन भी थी और उनके काफ़ी अच्छे लीडर्स भी थे। मुस्लिम्स का जो धर्म है वो ही उनके लिए सब कुछ है। सो देयर रिलीजियस जील
एंड द ग्रीड फॉर द ग्रेटर वेल्थ प्रोवाइडेड स्टिमुलस टू देम। एक तो उन्हें पैसा चाहिए था बहुत, उन्हें पता था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, तो उनका बस ये था कि वहाँ पे जाओ, लूट के आ जाओ। तो वो जो लालच था, वो जो जुनून हो गया था, उसकी वजह से भी मुस्लिम्स सक्सेसफुल रहे थे। और दूसरा उनका रिलीजियस ज़ील, जो होता है ना, धर्म के लिए मर जाएंगे, धर्म के लिए कुछ भी कर देंगे, वो चीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। हिंदूज में जो लड़ने की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ क्षत्रियाज में होती थी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब तक। ब्राह्मण्स का काम कुछ और होता था, क्षत्रिय का काम कुछ और होता था। तो ऐसे ये डिवाइडेड थे। तो जो जो सिर्फ लड़ते थे, जो ड्यूटी थी लड़ने की, वो सिर्फ क्षत्रियाज थे। तो हिंदू में जितने भी लोग लड़े थे, जो भी सोल्जर्स थे या कुछ भी थे, वो सिर्फ क्षत्रियाज थे, बाकी लोग नहीं लड़े। तो इसकी वजह से भी ये आउटनंबर्ड हो गए थे। और लास्ट जो पॉइंट है, हिंदू हमेशा डिफेंसिव लाइन पे रहे हैं। हिंदूज ने कभी खुद अटैक नहीं करा, इन पे हमेशा अटैक हुआ है। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा हिंदू ने बाहर किसी कंट्री पे अटैक करा है। छोलास के खिलाफ, छोलास एक एक्सेप्शन है। ठीक है, छोलास ने श्रीलंका और मलय पेनिनसुला को पूरा अटैक करा था। पर छोलास के अलावा आपने हमेशा देखा होगा कि हिंदूज पे हमेशा अटैक हुआ है, उन्होंने अटैक करा नहीं है। सो दे वर ऑलवेज ऑन डिफेंसिव साइड, और ये हमेशा वीक पोजीशन रही है हिस्ट्री में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर भी था, वहाँ से ये हमेशा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर भी वीक रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेजन हो जाता था। सो दे वर द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत।